Hello everyone. So today we are going to start with our new topic that is annexation of अवध and सिंध। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवध और सिंध वाले रीजन को इंग्लिश ने किस तरह से एनेक्स किया और अपने एम्पायर में मिला लिया। annexation of अवध and सिंध। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो annexation पढ़ेंगे वो है अवध का, annexation of अवध। यहाँ पे जो हमें जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ रहे थे तभी हमें पता चला था कि जो फाउंडर थे तुम्हारा अवध का वो थे सादत खान, पॉपुलरली नोन एज बुरहान उल मुल्क। इनका जो दूसरा नाम था वो था बुरहान उल मुल्क। सादत खान हमें पता है कि कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन कर गए थे सैयद ब्रदर्स को मरवाने में, जिसके कारण मुगल एम्पायर खुश होके उनका मनसब बढ़ा देते हैं। बाद में निजाम के कारण इन्हें निकाल दिया जाता है कोर्ट से और ये चले जाते हैं अवध नया स्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए। फिर जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है और ये वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं, तो उसके बाद नादिर शाह का जब प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर कि 1 करोड़ रुपया दो और ये नहीं दे पाते हैं, तो ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इनके सुसाइड कमिट करने के बाद हमें पता है इनका जो नेफ्यू था या सन इन लॉ था सफदर जंग, वो सक्सीड कर जाता है एज नवाब ऑफ अवध। यहाँ तक तो हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में देख लिया था। आगे देखते हैं बाय 1807 क्या होता है। अवध जो है सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया होता है बाय द इंग्लिश। नवाब वजीद अली शाह ये काफी प्रेशर फील कर रहे थे फ्रॉम द इंग्लिश, क्योंकि टैक्स बढ़ाया जा रहा था इंग्लिश के द्वारा और इनके ऊपर भी बोझ पड़ रहा था। इंग्लिश ने फर्दर इंक्रीज किया टैक्स को, जिसके कारण जो लोग थे वो पे नहीं कर पा रहे थे टैक्स, और इंग्लिश के द्वारा जो भी ऑर्डर आ रहा था उसे डिसओबे कर रहे थे। इस वक्त जो ब्रिटिश के रेसिडेंट थे अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस, वो सैंक्शन कर देते हैं, बोलते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च होगा उन सारे किसान भाइयों के अगेंस्ट में जो लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, नॉट पेइंग टैक्स। अब जब ये ऑपरेशन होता है तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, पीजेंट्स जो हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं और स्टेट में पूरी तरह से लॉलेसनेस हो जाता है। स्टेट की कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है इस कारण से। अब इस वक्त जब लॉलेसनेस हो रहा था अवध में, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो ब्रिटेन में बैठे थे, वो ऑर्डर देते हैं गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को कि आप अवध को एनेक्स कर लो और वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश फिर से अच्छे से करो। बट विलियम बेंटिक यहाँ पे बोलते हैं कि एनेक्सेशन कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का अवध का। लेकिन फिर जब बाद में गवर्नर जनरल चेंज होते हैं और लॉर्ड डलहौजी आते हैं एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हैं ये ऑर्डर देते हैं कॉलोनियल स्लीमैन को। कॉलोनियल स्लीमैन इस वक्त ब्रिटिश रेसिडेंट होते हैं अवध के। तो ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट है कॉलोनियल स्लीमैन, इसे बोलते हैं डलहौजी कि आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो ऑन द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अवध। स्लीमैन रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि हाँ लॉलेसनेस कंडीशन हो गया है स्टेट में, बट एक रिकमेंडेशन अपने तरफ से ऐड कर देते स्लीमैन कि अवध का जो सॉल्यूशन है ये एनेक्सेशन नहीं है टू द प्रॉब्लम ऑफ अवध। लेकिन यहाँ डलहौजी जो थे वो काफी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि अवध जो है वो इंडिपेंडेंट रहे या फिर सब्सिडियरी अलायंस के अंदर ही रहे, ये एनेक्स करना चाहते थे अवध को। सो डलहौजी जो है स्लीमैन पे गुस्सा हो गए और बोलते हैं आपको जितना बोला गया था उतना ही करना था, बेकार में रिकमेंडेशन आप क्यों लिखे रिपोर्ट में। सो इसलिए वो क्या करते हैं, स्लीमैन को हटा देते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ अवध और एक नया ब्रिटिश रेसिडेंट को लाते हैं अवध में, जेम्स आउटरम। तो इस वक्त जेम्स आउटरम रहते हैं अवध के नए तुम्हारा ब्रिटिश रेसिडेंट, और डलहौजी फिर जेम्स आउटरम को बोलते हैं कि तुम प्रिपेयर करो एक रिपोर्ट फ्रेश ऑन द कंडीशन ऑफ अवध। रिपोर्ट सबमिट किया जाता है बाय जेम्स आउटरम एंड द रिपोर्ट वाज एज पर डलहौजी एक्सपेक्टेशन। जो डलहौजी चाहते थे रिपोर्ट में हो वैसा ही रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया बाय जेम्स आउटरम। अब गवर्नर जनरल का एक अपना एक काउंसिल होता था, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। तो गवर्नर जनरल डलहौजी और कुछ लोग जो है थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे,
वो लोग डिस्कशन करते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर जो सिचुएशन था तुम्हारा अवध का, और बोला जाता है कि अपना अपना सजेशन सबमिट करने। जब ओपिनियन आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का तो वो काफी डाइवर्स रहता है, कोई एक सहमति नहीं बन पाता है। इसलिए डलहौजी बाद में क्या करते हैं, खुद से एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और परमिशन के लिए मांगते हैं टू एनेक्स अवध फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस रिपोर्ट को पढ़ के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ग्रांट कर देते हैं परमिशन टू एनेक्स अवध, और 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। और जो नवाब साहब थे अवध के, नवाब वजीद अली शाह, इन्हें कलकत्ता भेज दिया जाता है पेंशन पे कि जब तुम पेंशन पे रहो, अवध हमारा हो गया। ये एनेक्सेशन के कारण क्या होता है, बाकी सारे जो स्टेट्स थे तुम्हारे इंडिया में, किंगडम्स थे, उनके माइंड में भी राइज हो गया कि कभी भी कोई भी पेच लगा के ये ब्रिटिशर्स उनका जगह हथिया सकते हैं। इसलिए बाकी स्टेट्स ने भी कुछ कुछ मिलके सपोर्ट कर दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो सिंध रीजन is right now in the Pakistan region, पाकिस्तान वाला इलाका। तो 18th सेंचुरी में जो सिंध वाला रीजन था दैट वाज रूल्ड बाय कलोरा चीफ, गुलाम शाह नाम था इनका, और इनका काफी फ्रेंडली रिलेशन था विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इस फ्रेंडली रिलेशन के कारण ये कभी किसी और यूरोपियन देश को जैसे फ्रेंच वगैरह को ट्रेड नहीं करने दिए थे सिंध से। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं राइज ऑफ तलपुरा आमीर्स। तो इन 1758 इंग्लिश फैक्ट्री बिल्ट हुआ था थट्टा नाम का जगह पे, क्योंकि एक परवाना दिया गया था बाय द कलोरा चीफ गुलाम शाह। 1761 में इंग्लिश रेसिडेंट अराइव करते हैं इन द कोर्ट ऑफ, गुलाम शाह के कोर्ट में आते हैं और एक पुराना जो ट्रीटी था दोस्ती वाला उसे फिर से सिग्नेचर करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कि कोई और यूरोपियन कंट्री जो है ट्रेड नहीं करेगा सिंध के साथ, ये साइन हो जाता है। वहीं 1775 आते आते देखने को मिला जब गुलाम शाह के बाद सरफराज खान आते हैं एज द न्यू चीफ, तो ये बोलते हैं कि ये जो थट्टा में फैक्ट्री खोला गया है बाय द इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द परवाना गिवन बाय गुलाम शाह, उसे बंद करवा देते हैं सरफराज खान। 1770 में एक बलूच ट्राइब, बलूचिस्तान वाले वहां पे जो लोग रहते हैं वहीं पे एक बलोच ट्राइब रहते हैं, इन्हें तलपुराज कहा जाता था। तो ये जो तलपुराज थे तुम्हारा, ये अफगानिस्तान वाला साइड से जितना भी हिल वाला रीजन है वहां से उतर के प्लेन्स पे आ जाते हैं ऑफ सिंध। पहले पहाड़ों पे रहा करते थे, अब प्लेन्स पे आगे, नीचे आ गए पहाड़ से उतर के। तो 1793 में जो तालपुराज थे ये अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान, मीर फतेह अली खान इन्हें लीड कर रहे थे। तो ये लोग एक कंप्लीट होल्ड अपना बना देते हैं ओवर द सिंध, और जो कलोरा चीफ था उसे बाहर निकाल देते हैं इनटू एग्जाइल। इस वक्त जो पूरा अफगान है जिसके अंदर ये लोग आ रहे थे उसे वहां पे रूल कर रहे थे दुर्रानी मुनार्क। दुर्रानी लोग रूल कर रहे थे अफगानिस्तान वाला इलाके में जहां से ये लोग बिलोंग करते थे, या जो पूरा सिंध वाला इलाका है जो बिलोंग करता था। तो दुर्रानी मुनार्क भी कंफर्म कर देते हैं कि हाँ मीर फतेह खान का जो क्लेम है ओवर द सिंध वो सही है, और ऑर्डर करते हैं मीर फतेह अली खान को कि अपना जो देश है जो सिंध वाला इलाका है अपने भाइयों में बांट लो, जिन जो कि फेमसली नोन एज चार यार, चार भाई थे, तो चार यार में बांट लेने को बोलते हैं इस सिंध वाला इलाका। 1799 में क्या हो रहा था कि जो फ्रेंच हैं टीपू सुल्तान और जमन शाह ऑफ काबुल अफगानिस्तान के, ये लोग एक अलायंस बना लिए थे, और ये अलायंस जो है थ्रेट था इंग्लिश को। तो लॉर्ड वेल्सली यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि जो भी सरफराज खान ने किया था और जो भी कमर्शियल रिलेशन खराब हो गया सिंध के साथ वो फिर से एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन इस वक्त सिंध जो था दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान एंड लोकल ट्रेडर्स। इसके कारण काफी एंटी ब्रिटिश पार्टी हैदराबाद जो कि सिंध पाकिस्तान में है वहां पे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स पैदा हो गए थे। So Amirs on October 1800 क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान एंड अदर लोकल ट्रेडर्स प्लस ब्रिटिश एंटी पार्टी, तो ये ऑर्डर कर देते हैं वहां के ब्रिटिश एजेंट को कि आप सिंध को अगले 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ के चले जाओ, और ब्रिटिश रेसिडेंट का नाम होता है क्रो, ये सिंध छोड़ के चले जाते हैं। 1800 में मीर फतेह फाइनली डेथ कर जाते हैं, और जो चार यार थे वो डिवाइड कर लेते हैं अपना किंगडम आपस में ही,
और अपने आप को ये जो भाई ये चार यार बोलते थे आमिर्स। ये तालपुरा के थे, चार भाई थे, अपने आप को आमिर्स बुलाते हैं, इसलिए तालपुरा आमिर्स। आमिर्स का मतलब है लॉर्ड ऑफ द सिंध बोलते थे। तो ये जो चार यार थे ये कॉन्कर्ड प्लेसेस लाइक अमरकोट, कराची, शेखपुरा एंड बक्कार फ्रॉम द अफगान। अफगान से भी ये सब इलाका ये लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। तो जून 1807 में क्या हुआ था, एक अलायंस बनता है बिटवीन तिलसित रशिया के थे, अलेक्जेंडर वन और नेपोलियन बोनापार्ट, इन तीनों के बीच में एक अलायंस होता है। ये तीनों प्लान करते हैं कि चलो इंडिया को इन्वेड करते हैं बाय लैंड रूट। सो दिस इज इंडिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट। तो ये लोग रशिया से इस तरफ से आने का प्लान बनाते हैं लैंड रूट से, अलेक्जेंडर वन, दिलजीत एंड नेपोलियन बोनापार्ट। सो ब्रिटिश यहाँ पे चाहते थे कि वो एक बैरियर क्रिएट करे बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया। तो हेयर इज यूएसएसआर, रशिया था यहाँ पे। तो यहाँ और इंडिया के बीच में यहाँ पे एक बैरियर बनाना चाहते थे ब्रिटिश। और यहाँ पे कौन कौन था, सिंध था, पंजाब था, ये सब इलाका था। तो जब तक सिंध पंजाब को ये लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ब्रिटिश, तब तक वो लोग सेफ नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये जो बैरियर को बनाने के लिए लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं, 3 डेलीगेशन भेजते हैं ताकि एक अलायंस बनाया जा सके। सो मेटकैल्फ नामक व्यक्ति को लाहौर भेजा जाता है, एलिफेंट स्टोन नामक व्यक्ति को काबुल भेजा जाता है, मेलकॉल्म तहरेन जाते हैं अलायंस बनाने के लिए। वही आमिर्स जो है कुछ नेगोशिएशंस के बाद विथ निकोलस स्मिथ एग्री कर जाते हैं कि एक ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप करते हैं। तो इस ट्रीटी में क्या होता है कि दोनों साइड एग्री कर जाते हैं कि कोई भी फ्रेंच को नहीं रखेंगे सिंध में, और आपस में एम्बेसडर चेंज करेंगे अपने अपने कोर्ट का। इस ट्रीटी को रिन्यू कर दिया जाता है 1820 में, और एक एडिशन कर दिया जाता है इस ट्रीटी में कि अब अमेरिकन को भी ये लोग नहीं रखेंगे, वो भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ सिंध। और जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है ब्रिटिश और तुम्हारे ये सब आमिर से लोग के बीच में, तो वो ये लोग डिस्प्यूट्स को जो है खत्म करेंगे ऑन द लाइंस ऑफ कॉन्फेडरेसी इन 1818। क्या होता है कि गुजरात वाला इलाका जो कि मराठा के कंट्रोल में था, मराठा से कंट्रोल में था, तो मराठा जो है 1818 में कॉन्फेडरेसी टूट गया था। तो यहाँ पे एक्चुअली बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया था बिटवीन कि ये ब्रिटिश का होगा या फिर आमिर्स का होगा। तो एक्चुअली यही वाला जो सिंध वाला इलाका है तुम्हारा डिस्प्यूट, इसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे डील करने का। एक ट्रीटी होता है 1832 में। तो इन 1832 विलियम बेंटिक जो है एक कॉलोनियल पोटिंजर को सिंध भेजते हैं एक ट्रीटी साइन करने आमिर्स के साथ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये होता है कि इंग्लिश लोग को फ्री पैसेज मिलेगा सिंध से गुजरने का, उनके ट्रेडर्स, उनके ट्रैवलर्स ये सब गुजर सकते हैं सिंध से, प्लस इंडस का रिवर का जो यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। लेकिन वो लोग कभी भी कोई वॉरशिप वहां पे लाएंगे नहीं, और कोई भी मटेरियल फॉर वॉर वहां पे कैरी नहीं करेंगे सिंध में। प्लस वो लोग बोलते हैं कि कोई भी इंग्लिश मर्चेंट सेटल नहीं करेगा सिंध में, अगर कोई जाता भी है तो उसे पासपोर्ट का जरूरत पड़ेगा ट्रैवलर्स के लिए। टैरिफ रेट्स, जो भी टैक्सेस एंड रेट्स लगता था वो बाय द ऑन द इंग्लिश गुड्स। सो अगर आमिर्स को लगता है कि ये टैक्सेस काफी ज्यादा है, तो ये टैरिफ रेट्स को आमिर्स जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं, और कोई भी मिलिट्री या फिर ड्यू चार्ज, टोल चार्ज डिमांड नहीं करेंगे ये लोग। वही आमिर जो हैं वुड वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर के साथ काम करेंगे, और वहां पे जो रॉबरी चल रहा था इन द कच्छ रीजन, क्योंकि वहां पे तो कोई था नहीं आफ्टर द मराठास वेंट फ्रॉम देयर, सो उस रीजन का भी जो डिस्प्यूट्स है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे मिलके। इस वक्त क्या होता है, गवर्नर जनरल बदल जाते हैं, विलियम बेंटिक चले जाते हैं और लॉर्ड ऑकलैंड रहते हैं। तो देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध के बारे में। जो गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, वो चाहते थे कि सिंध और अफगान दोनों आ जाए इंग्लिश के इन्फ्लुएंस में, ताकि ब्रिटिश इंडिया को बचाया जा सके रशियन इन्वेजन से। तो इंग्लिश व्यू वाज दैट दे हैड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन एज ए नेसेसरी फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर प्लान्स
टू मेक अफगानिस्तान अंडर देम। अब उनको अफगानिस्तान चाहिए था अपने अंदर, अपने इन्फ्लुएंस के अंदर, ताकि रशियन इन्वेजन को रोका जा सके। उन्हें पता था कि जो रंजीत सिंह पंजाब के हैं वो काफी स्ट्रांग है, रेजिस्ट कर देंगे, लेकिन आमिर्स के बारे में उतना उन्हें था नहीं। देखो, ये जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इन्वेजन तो यहीं से होना था, तो पंजाब में तो रंजीत सिंह थे ही, इधर सिंध में आमिर्स और इधर अफगान वाला इलाका। तो अब इन्हें रंजीत सिंह पे पूरा भरोसा था कि रोक सकते हैं। आमिर्स को अपने अंडर करना है और अफगानिस्तान को अपने अंडर करना है, तब ये वाला पार्ट इंडिया का पूरा सील हो जाएगा। जब रशिया यहाँ से इन्वेड करेगा तो ये लोग रेजिस्ट करेंगे रशिया से, और तब तक ब्रिटिश इंडिया प्रिपेयर हो जाएगी। और अगर ये लोग ऑलरेडी सक्सीड कर जाते हैं रोकने में, तब फिर इनको कुछ नहीं करना होगा ब्रिटिशर्स को। तो ऐसा ये लोग इंतजाम करने का सोचते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश एश्योर रहती है कि रंजीत सिंह इन पंजाब वाज स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट कोर्सन। कोई भी टाइप का एग्रेशन फ्रॉम द रशियन वगैरह को रोक सकते थे रंजीत सिंह, ऐसा उन्हें भरोसा था। लेकिन आमिर्स के ऊपर इनको बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि वो लोग कमजोर थे। तो रंजीत सिंह क्या होता है, एक बार कैप्चर कर लेता है फ्रंटियर टाउन ऑफ सिंध। सिंध का एक टाउन आगे का जो बॉर्डर था वहां का कैप्चर कर लेते हैं। तो ब्रिटिश एक नया ट्रीटी ऑफर करती है आमिर्स को कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे रंजीत सिंह से। तो द कंडीशन पुट बाय इंग्लिश ऑन सिंध, एक कंडीशन पुट करते हैं इंग्लिश सिंध के ऊपर कि कंपनी के ट्रूप्स, कंपनी की फोर्सेस वो कैपिटल में रहेगी आमिर्स का, और इसका एक्सपेंस जो है खुद आमिर्स ही उठाएंगी, या फिर इंग्लिश को एक सुटेबल कंसेशन मिलना चाहिए इन रिटर्न। सो आमिर्स पहले रिफ्यूज कर देते हैं इस एग्रीमेंट को, लेकिन बाद में एग्री कर जाते हैं 1838 में, जब उन्हें ये लगता है कि हाँ रंजीत सिंह जो है और लोग से हेल्प लेके उनका जो सिंध है वो पूरा हथिया सकते हैं। इस तरह क्या होता है, सिंध पूरी तरह एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में कन्वर्ट हो जाता है 1838 आते आते। और लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पे साइन करते हैं सब्सिडियरी अलायंस विद सिंध इन 1839। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर सिंध पूरी तरह आ जाता है। अब देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इंग्लिश इस वक्त अफगानिस्तान में भी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान को भी अपने अंडर रखना है ताकि रशियन इन्वेजन से बचाया जा सके। तो जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है 1839 से 42 के बीच में, ये एक्चुअली सिंध में ही लड़ा जाता है, क्योंकि सिंध बीच में पड़ता था। तो सिंध में ही अफगानिस्तान और इंग्लिश लड़ रहे थे। और इस बात से अमीर्स काफी खफा थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी और जमीन पे ये दो देश आके लड़ रहे हैं। सपोज इंडिया में ही पाकिस्तान और चाइना आके लड़ने लगे तो इंडियंस को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। और वहां पे प्रेजेंस भी था ब्रिटिश ट्रूप्स का उस रीजन में, तो ये बात से भी आमिर्स जो है काफी खफा रहते थे। ये बात ब्रिटिशर्स को पता था, और उन्हें था पता ये भी था कि उनसे जो है एनेक्स करना ही पड़ेगा तुम्हारा सिंध वाला इलाका, ताकि रशियन इन्वेजन को रोका जा सके बिफोर दे एंटर इनटू ब्रिटिश इंडिया मेन टेरिटरी। सो आमिर्स के ऊपर ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे हमारे पीठ पीछे छुरा फूकने का काम कर रहे हो। आमिर्स वो चार्ज लगा देते हैं आमिर्स के ऊपर कि वो लोग कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं इंग्लिश को हटाने का अगेंस्ट। तो आमिर्स के ऊपर ऐसा चार्ज लग जाता है। 1842 में गवर्नर जनरल एलन बॉर्ग रहते हैं, वो अपॉइंट करते हैं चार्ल्स नेपियर को एज ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन सिंध। क्यों रेसिडेंट, क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडियरी अलायंस सिंध के साथ साइन हो चुका है ब्रिटिशर्स का। तो 1843 में जो चार्ल्स नेपियर हैं ये अटैक कर देते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली ऑन द फोर्ट ऑफ इमामगढ़। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस जाके उठे सुबह को और अटैक कर देते हैं फोर्ट ऑफ इमामगढ़ पे। और इस तरह क्या कहते हैं, विदाउट एनी रीजन ब्रिटिश जो है फोर्स कर देती है सिंध को कि आओ और पार्टिसिपेट करो हमारे साथ वॉर। सिंध को मजबूरन अटैक करना होता है ब्रिटिश रेसिडेंसी पे, और ब्रिटिश तो तैयार थे इसी चीज के लिए, इसी दिन के लिए वो बैठी हुई थी। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश डिफीट कर देती है सिंध को। 1843 में अंडर एलेनबर्ग सिंध को मर्ज कर दिया जाता है फाइनली ब्रिटिश एम्पायर के साथ, और चार्ल्स नेपियर जो रेसिडेंट है उसे बनाया जाता है एज ए फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। ऐसा कहा जाता है कि जो अब फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था तुम्हारा एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 42 वाला, इसमें ब्रिटिशर्स हार गई थी। सो इस हार से विचलित ब्रिटिश एक्चुअली कॉम्पेंसेट करना चाहती थी अपने लॉस को, और इस लॉस को और इस ह्यूमिलिएशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए सिंध को डेलिबरेटली ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया और अपने अंडर लेते आती है। इस तरह सिंध और अवध भी चला जाता है ब्रिटिश के हाथों में। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे।
कल हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी और एल्स थैंक यू।